नमस्ते एंड वेलकम टू देवभूमि फ्यूचर पॉइंट। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा। ठीक है, इसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो जो रहस्यमयी झील कहा जाता है वो कहा जाता है रूपकुंड झील को। ठीक है, और जो ये झील पड़ती है वो पड़ती है उत्तराखंड में। अगला देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। खाद्य उत्पादन वृद्धि, इसका हो जाएगा हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है। दूध उत्पादन, जो दूध उत्पादन है ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन है नीली क्रांति से संबंधित। उर्वरक, उर्वरक का संबंध है भूरी क्रांति। तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। करनाल बट रोग किस फसल से संबंधित है? तो जो करनाल बट रोग है वो है हमारी गेहूं फसल से संबंधित रोग, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है वो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो ऐसा कौन सा अफ्रीकी देश है जिसकी जो सीमाएं हैं वो भूमध्य सागर से नहीं लगती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाड। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो जो डेविस जल संधि है वो है हमारी बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक सागर से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो जो हमारा मांग का नियम आधारित है वो है उपभोक्ता की प्राथमिकता, ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था पहली बार वो किया था दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर ए, नौरोजी। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो जो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति प्रारंभ की गई थी, ये नीति प्रारंभ की गई थी 1991, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी माध्यम में ताप बढ़ेगा तो उसके जो प्रकाश के जो वेव वेव में परिवर्तन क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, प्रकाश का वेग तापमान चाहे कितना ही बड़ा। अगर अगला देख लेते हैं। डायनमो वह यंत्र है जिससे जो क्या करता है ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनमो वह तंत्र है जो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्नलिखित में से उसके बराबर होती है। तो जो उसके भार में कमी आती है वो किसके बराबर होती है वो पूछ रहा है। तो जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में जो कमी आती है वो आती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर। ठीक है, और इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अगर साइंस में आपने पढ़ा हुआ ये टॉपिक, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी पर आधारित है। जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबाएंगे तो अपने जो भार के अपने आयतन के बराबर जो पानी हटाएगी उसे कहेंगे। ठीक है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो वही है इसमें भी, हटाए गए द्रव की मात्रा उसके भार में आएगी कमी के बराबर होती है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो जो चिनार वन्यजीव विहार स्थित है वो है केरल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, केरल में है चिनार वन्यजीव विहार। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो जो फास्फोरस का अयस्क नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। रासायनिक तत्वों के एक दूसरे से संयोग एक दूसरे से योग करने की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो जो रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के साथ जो योग करने की जो क्षमता का जो पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है संयोजकता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, संयोजकता टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे घरों में जो वेल्डिंग करते हैं हम, तो उसके लिए कौन से मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो जो हमारा वॉशिंग सोडा सामान्य नाम होगा वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। धब्बा रहित लोहा, जो धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जब हमें धब्बा रहित लोहा बनाने की आवश्यकता हो तो उसमें प्रयुक्त होने वाला जो महत्वपूर्ण धातु होगा वो हो जाएगा हमारा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी होती है? तो जो सोडियम क्लोराइड में उपस्थित ऐसी कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? जो नमी सोखती है वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। एक घोल किसका कोलाइटिव विलयन होता है? तो जो एक घोल होता है वो होता है हमारा द्रव का कोलाइटिव विलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या आता है रक्तचाप बढ़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग अथवा अंग प्रभावित होता है? तो जब अल्जाइमर रोग हो जाता है तो मानव शरीर का हमारा कौन सा भाग प्रभावित होता है इससे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है, अल्जाइमर रोग से। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा मेंडुला ऑब्लोगेट। जो मेंडुला ऑब्लोगेट है ये क्या है? निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। तो जोड़ पर जो यूरिक एसिड कई बार हमारे जो चलने में पेन होने लगता है तो वो यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो एकत्रित होने का कारण कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे गठिया कहते हैं, गठिया का, ऑप्शन नंबर ए। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो जो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है वो हो जाएगा हमारा संक्रमण से संघर्ष करना, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब रक्त में श्वेत कणों का प्रयोजन का मतलब होता है कि संक्रमण से वो क्या करते हैं? संक्रमण से संग्रह करते हैं, संग्रह करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मालवेशी कुल का पौधा नहीं है? तो जो मालवेशी कुल का पौधा नहीं है वो हो जाएगा हमारा सरसों, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के जो संस्थापक कौन था? जो लोधी राजवंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए। सूची एक को सूची दो से के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है, और कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करके। तो जो हमारा पहला है पेशवा, तो पेशवा किसमें है उसको सूची दो से सम्मिलित कर लेते हैं। तो पेशवा का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पूना। भोसले, भोसले का सही आंसर हो जाएगा नागपुर। होलकर, होलकर का सही आंसर हो जाएगा इंदौर। गायकवाड़, गायकवाड़ का सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है हमारा। अगला देखते हैं मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो जो मध्ययुगीन जो महाकाव्य था पद्मावत वो हमारा लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो जो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा बनाया था वो बनाया था हाजी बेगम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो जो विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने किस देवता के नाम पर शासन किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विरूपक्ष, ऑप्शन नंबर बी। विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो जो विदेशी यात्री डायमेकस था वो आया था बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो जो गुप्त काल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो था उज्जैन, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप जो चैनल की प्लेलिस्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास वहाँ जाके देख सकते हैं। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था वो निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था उसका जो निर्माण कराया था वो कराया था कृष्णदेव प्रथम ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। और ये भी पिछली बार पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो जो भारत के जो व्यापारिक संघ हुए थे सबसे पहले वो हुए थे पुर्तगाल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे पहले कौन सा यूरोपीय देश आया था कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से भारत का जो प्रथम वायसराय कौन थे? तो जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगला देख लेते हैं फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो जो फ्रांसीसी थे वो दक्कन में शक्ति स्थापित करने के लिए क्यों असफल रहे? तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इस कारण ये असफल रहे थे, ठीक है, फ्रांसीसी दक्कन में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। ये लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो जो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो जो संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे एस.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है तो देख लेते हैं। नागरिकता, तो जो हमारी नागरिकता है वो जाएगी भाग 2 में, ठीक है। पंचायत, पंचायत हो जाएगी भाग 9 में। राजभाषा, राजभाषा है भाग 17 में। सहकारी समिति, तो सहकारी जो समिति है वो भाग 9 के ख में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कौन किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यदि कोई बाहरी देश के द्वारा किसी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि दी जा रही है तो वह राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। ये किस आर्टिकल में है, ठीक है, यानी किस अनुच्छेद में है। तो ये सही हो जाएगा अनुच्छेद 18 में, ठीक, ये वर्णित है। ठीक है, जब कोई बाहरी देश किसी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि देगा तो उसको राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो मौलिक अधिकार के संबंध में हमारा कथन सही नहीं है उसको देख लेते हैं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार को जो लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का बंद भी किया है। अगला देखते हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, गलत है, यानी असत्य कथन है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है वो विषय हो जाएगा समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो जो सरकारी उपक्रम समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 22। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो कौन सा है संविधान संशोधन है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग में की जा सकती है। तो यह जो संविधान संशोधन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन 1978। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था। तो जो 1946 में गठित हुआ था अंतरिम सरकार, उसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे हमारे, उन्होंने कौन सा विभाग संभाला था वो बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग संभाला था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। तो कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसका लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। तो इसका सही आंसर बनेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था तीव्रतम एवं सामाजिक विकास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने टोटल 50 MCQ देख लिए हैं। अब इसमें हम एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं अपना। तो जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा संधि और किस वर्ष से संधि हुई। ठीक है, तो देख लेते हैं। सूरत की संधि, तो जो सूरत की संधि हुई थी 1775 में हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालाबाई की संधि 1782 में। बसीन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। राजापुर घाट की संधि हुई थी 1804 में। नागपुर की संधि हुई थी 1816 में। ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में। पूना की संधि हुई थी 1817 में। और मंदसौर की जो संधि हुई थी 1818 में हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेज और मराठों के जो मध्य संधियाँ हुई थी वो संधियाँ हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि ये हुई थी 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। तो ठीक है गाइस, हमने 50 MCQ डिस्कस कर लिए हैं और एक टॉपिक क्लियर कर लिया है। तो अपना ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो के लिए। तो पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।